शहर बगदाद से दूर एक पुरसुकून बस्ती में अयाज नामी एक बूढ़ा ताजिर रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उसने अपना कारोबार छोड़ दिया और उसे अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अयाज का बड़ा बेटा हसन निहायत आला अखलाक का मालिक था। वो न सिर्फ ज़हीन था बल्कि अपने उम्दा किरदार की वजह से बस्ती में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हसन हमेशा कारोबार में खुद पर ज्यादा बोझ डालता और अपने छोटे भाई कामिल को ज्यादा जिम्मेदारियों से बचाता, लेकिन उसके साथ साथ वो काम को मुसलसल नसीहत भी करता कि तिजारत में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वो उसे सिखाता कि सच्चाई और दियानतदारी के बगैर कारोबार में बरकत नहीं आती। कुछ अरसे बाद अयाज के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। वो अक्सर बैठकर यह सोचता कि क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। वो जवान हो चुके हैं और शादी के बाद अपने घर बसाएंगे तो जिंदगी मजीद संवर जाएगी। ये ख्याल उसे एक तरह की तसल्ली देता कि उनकी खुशियां अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वो दुनिया से चला गया तो उसके बेसहारा बेटे किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि वो अब जवान और खुद मुख्तार थे, लेकिन फिर भी ये ख्याल हर बाप की तरह अयाज के जहन में भी गूंजने लगा। लिहाजा अयाज ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और बगदाद के शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर में उनका निकाह करवा दिया। शादी निहायत धूमधाम से हुई। बस्ती के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। अयाज को यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद उसके दिल को हकीकी सुकून मिला हो। घर में अफराद बढ़ने से खुशी और भी ज्यादा हो गई। अयाज अपनी बहुओं का खास ख्याल रखता और अपने नवासों की उम्मीद पर दिन गुजारता। उसकी बीवी बहुत पहले वफात पा चुकी थी। बीवी के गुजर जाने के बाद अयाज बच्चों के सहारे जी रहा था, वरना जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता जैसे जिंदगी की खुशियां दोबारा लौट आई हो। मगर कुछ वक्त बाद कामिल, जो पहले ही लापरवाह और सख्त तबीयत का मालिक था, अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां थे। वो तेज लहजे में बोला, अब्बा, मुझे कारोबार में अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं बड़े भाई हसन के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। वो कमाई का ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और मुझे कम देता है। ये नाइंसाफी है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कामिल की बातें सुनकर बाप के दिल में भी हल्का सा शक पैदा हुआ कि शायद कामिल की बात में कुछ सच्चाई हो, क्योंकि बज़ाहिर तो बात ठीक थी। लेकिन वो हसन की तबीयत से खूब वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक हसन ने न कभी चोरी की थी और न ही झूठ बोला था। वो हमेशा ईमानदारी और दियानतदारी के साथ जिंदगी गुजारता आया था। लेकिन फिर भी अयाज ने कामिल की बात को नजरअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने हसन को बुलाकर नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सच्चाई और दियानत के रास्ते पर चले हो और मुझे यकीन है कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी रजा हो तो कारोबार का बंटवारा कर देना बेहतर होगा, ताकि दोनों भाई अपने अपने हिस्से के साथ इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकें। ये कहते हुए अयाज के लहजे में अफसोस भी था और बेबसी भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेटों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो। हसन, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, यह सुनकर गमजदा हो गया। वो सोचने लगा कि अगर उस वालिद के सामने ही कारोबार का बंटवारा हो गया तो इस सदमे से अब्बा शायद गम से मर ही जाएंगे। वो नहीं चाहता था कि उसके वालिद की जिंदगी के आखिरी दिन किसी परेशानी में गुजरें। दूसरी तरफ हसन जानता था कि कामिल को तिजारत के मामलात की कोई खास समझ नहीं थी। अगर उसे अलग कर दिया गया तो वो नासमझी में सारा सरमाया जाया भी कर सकता है। इसी सोच के पेश नजर हसन ने कारोबार तकसीम करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर कामिल तेश में आ गया। उसने गुस्से से बाप की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, देख लिया अब्बा, मैं पहले ही कह रहा था कि ये बंदा ठग है। ये मुझे वरगुलाकर मेरे हिस्से के पैसे चोरी कर रहा है और मुझे कम देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसके साथ कारोबार नहीं करूंगा। अब जो होगा अलग होकर होगा। कामिल खुद भी लापरवाह और नासमझ लड़का था, लेकिन इसके सोच के पीछे उसकी बीवी भी मुलव्विस थी, जो कामिल की कम अक्ली का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन जब लड़का अक्ल से पैदल हो तो लड़की को कसूरवार ठहराना बेजा है।
लिहाजा पहले तो हसन ने नरमी से कामिल को समझाने की कोशिश की। वो धीमे लहजे में बोला, देखो भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है। कारोबार के तमाम पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, हर रकम दर्ज है। अगर सब कुछ साफ तौर पर लिखा जा रहा है तो फिर मैं कैसे पैसे चोरी कर सकता हूं? लेकिन कामिल अपनी जिद पर डटा रहा और हसन की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार न था। यह देखकर हसन ने मजीद वजाहत के लिए कहा, अगर तुम्हें मेरे अखलास पर शक है तो हमारे साथ जो 2 मजदूर काम कर रहे हैं, जाकर उनसे पूछ लो। अयाज ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, घर की बात बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसने हसन की तरफ देखा और नर्म लहजे में बोला, बेटा, बस छोड़ो ये मामला, कारोबार का हिसाब कर लो। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा कामिल का। जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे बस इतने पैसे दे दिया करना कि मेरा गुजारा हो जाए। बाकी कमाई से तुम दोनों अपनी जिंदगी संवारो। अयाज के ये अल्फाज हसन के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने उन्हें काबिल बनाया, जो हमेशा उनके लिए साया बने रहे, आज उन्हीं के सामने उनके माल को तकसीम कर दिया गया। ये एक ऐसा दर्द था जिसे सिर्फ एक बाप ही समझ सकता था, और ये महज कामिल की बेवकूफी की वजह से। मगर उसने जब्त किया। वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई तलखी पैदा हो, लिहाजा उस खामोशी से बाप की बात मान ली और सबके सामने कारोबार का बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बने। दूर दराज इलाकों से कपड़ा और मसाले वगैरह लाकर बगदाद में फिरुख्त किए जाते थे। हसन जानता था कि कामिल की फितरत लापरवाही की है और वो कारोबार चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसे यकीन था कि कामिल पैसे डबू बैठेगा, मगर वो कर भी क्या सकता था? हालात के मुताबिक उसे यही सब सहना था। वक्त गुजरता रहा। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, मगर कारोबार अलग अलग था। पहले जो 2 मजदूर उनके साथ काम करते थे, वो भी तकसीम हो गए, एक कामिल के साथ और एक हसन के साथ। जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। हसन की समझदारी और मेहनत के बायस इसका कारोबार तरक्की कर रहा था, जबकि कामिल की लापरवाही और नासमझी ने जल्द ही उसे जवाल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में नुकसान होने लगा और वो मुसलसल घाटे में जाने लगा। कुछ अरसा बाद बड़े भाई हसन ने कामिल को नरमी से समझाया, भाई, अपने कारोबार का हर महीने हिसाब किताब किया करो, ताकि तुम्हें कमाई और नुकसान का अंदाजा रहे। ऐसा ना हो कि तुम मुसलसल नुकसान में जा रहे हो और तुम्हें पता ही न चले। मगर कामिल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल और कारोबार के मामलात से नावाकिफ था, अपनी जिद पर कायम रहा। उसने खुद एतमादी से जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे सब मालूम है, मैं कमाई में हूं और मुझे एक एक टके का हिसाब रहता है, तुम फिक्र न करो। हसन और अयाज दोनों कामिल की लापरवाही से खूब वाकिफ थे, मगर वो खामोश रहे। जानते थे कि समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर कामिल ने वो दिन देख लिया जिसका उसे हमेशा खौफ था। जब उसने कारोबार का हिसाब किया तो मालूम हुआ कि वो कर्जों में डूब चुका है, मगर उसके गुरूर का आलम यह था कि वो खुद को तसल्ली देता रहा, कोई बात नहीं, दुकान में अभी काफी सामान मौजूद है, जैसे तैसे करके कर्ज उतर ही जाएगा। मगर वो ये नहीं समझ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और वो लखपति से रोडपति बन जाएंगे। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो भी आया जब कामिल की दुकान में सामान कम होने लगा। वो जो कभी शान से कहता था कि सब कुछ उसके काबू में है, अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुंच रहा था। बाप और हसन दोनों कामिल की ये दिलेराना मगर हकीकत से खाली बातें कर सोच में पड़ जाते कि शायद उसने कहीं और जगह पैसे लगा रखे हों, शायद वो कुछ और मंसूबा बना रहा हो। मगर सच तो जल्द ही खुलकर सामने आने वाला था। कुछ अरसा बाद आखिरकार कामिल कंगाल हो गया। एक दिन वो बोझल कदमों के साथ बाप के पास आया और बेबसी से कहने लगा, अब्बा, मैं मुसलसल नुकसान क्यों कर रहा हूं? मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूं, फिर भी मेरा कारोबार डूब गया। और देखें, हसन का कारोबार दुगना हो चुका है। आखिर उसकी क्या वजह है? अयाज एक समझदार और तजर्बाकार शख्स था।
उसने कामिल की बातें गौर से सुने लेकिन कुछ न कहा। वो जानता था कि कामिल जबानी बातों से नहीं मानेगा जब तक कि उसे अमली सबक न दिया जाए। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। शाम को अयाज ने दोनों बेटों हसन और कामिल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले शर्त यह है कि आज रात तुम दोनों मेरे कमरे में गुजारोगे। दोनों ने फौरन हामी भर ली। रात हुई और सब अपने बिस्तरों पर लेट गए। जब मुकम्मल खामोशी छा गई और दोनों बेटे गहरी नींद में चले गए तो अयाज आहिस्ता से उठा और दोनों के बटुए जो उन्होंने तकिए के नीचे रखे थे निकाल लिए। वो बटुए अशरफियों से भरे थे। बटुए चुराकर वो दोबारा अपने बिस्तर पर आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही तीनों जागे, नमाज अदा की और नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म हुआ तो कामिल ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और चीखने लगा, मेरा बटुआ कहां गया? उसने पूरा बिस्तर उलट दिया मगर बटुआ नहीं मिला। मेरे पैसे कहां गए? किसने चुराए? कामिल गुस्से से चीखने लगा। वो फौरन हसन की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारी ही हरकत है, तुमने मेरा बटुआ चुरा लिया है। फिर वो अयाज की तरफ मुड़ा, अब्बा, आपने ही तो हमें यहां सुलाया था, आपने मेरा बटुआ चुराया तो नहीं है। तुम दोनों मेरे माल के पीछे पड़े हुए हो। मुझे जल्दी अपना बटुआ दे वरना मैं काजी के पास चला जाऊंगा। कामिल की बातें सुनकर अयाज मुस्कुराकर बोला, बेटा, जल्दबाजी में इल्जाम मत लगाओ। पहले सोचो, अगर तुम्हारा बटुआ गायब हुआ है तो हसन का भी गायब है। क्या वो तुमने चुरा लिया है? कामिल चौंक गया और जल्दी से हसन की तरफ देखा। हसन जो पुरस्कून बैठा था कुछ कहे बिना कामिल की बातें सुनता रहा मगर अपने बटुए के बारे में कुछ न कहा। अयाज ने कामिल को समझाने के लिए मुस्कुराकर हसन से पूछा, बेटा, तुम्हारा बटुआ भी तो गायब है, तुम क्यों शोर नहीं मचा रहे? हसन ने अदब से जवाब दिया, अब्बा, शायद मैं कहीं भूल आया हूं, या अगर किसी ने लिया भी है तो वो इसी घर में ही खर्च करेगा जो हम सबका है। अयाज ने कामिल की तरफ देखा और कहा, बेटा, यही फर्क है तुम में और हसन में। वो नुकसान पर सब्र करता है, तुम इल्जाम लगाते हो। वो मेहनत पर यकीन रखता है, तुम किस्मत पर। हसन की यही खूबी उसे कामयाब बनाती है और तुम्हारी यही जल्दबाजी तुम्हें नाकाम कर रही है। कुछ वक्त बाद जब बाप ने दोनों का रवैया देखा तो उसने अशरफियों के तेले निकालकर सामने रख दिए। कामिल और हसन हैरत में पड़ गए कि यह क्या माजरा है। बाप ने कामिल की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुम दूर दराज इलाकों से सामान लाते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन नाकामी की वजह यह है कि तुमने महज चंद अशरफियों के लिए अपने बाप और बड़े भाई पर इल्जाम तराशी की। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए रिश्तों से ज्यादा दौलत की भूख अहम है। तुम्हारी लालच और लापरवाही का नतीजा ही ये बंटवारा था। वरना अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और भाईचारा होता तो आज तुम अपने भाई के साथ मिलकर कारोबार को बहुत आगे ले जा चुके होते। मैंने सिर्फ तुमसे पैसे नहीं लिए थे, बल्कि हसन के तेले में तुमसे कई ज्यादा अशरफियां थीं, मगर वो खामोश रहा। उसे मालूम था कि ये पैसे या तो मैंने रखे हैं या उसके अपने भाई ने। उसके नजदीक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दौलत मेरे पास हो या उसके पास, क्योंकि आखिर में ये सब इसी घर के लिए था। बाप के खामोश होते ही हसन ने धीमे लहजे में कहा, कामिल भाई, अगर आज तक तुम कारोबार में टिके हुए हो तो कभी सोचा है क्यों? अपने किसी मजदूर से पूछो कि तुम अब तक कैसे संभले हुए हो, वरना तुमने तो कब का अपने हिस्से का घर भी कारोबार में बेच दिया होता। कामिल ने बात को जानने के लिए जल्दी मजदूर को बुलाया और कहा, यह क्या कह रहा है? मजदूर ने कहा, मालिक, हसन भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब भी मैं सुबह दुकान खोलता तो हसन भाई आकर आपके सारा हिसाब देखते। जो नुकसान होता वो खामोशी से अपनी जेब से पैसे निकालकर मुझे देते और कुछ इजाफी पैसे देते और कहते, ये पैसों में शामिल कर दो और जो इजाफी अशरफियां दी है उसे अपने पास महफूज रखो। कामिल को मत बताओ ताकि वो कारोबार सीखे। नुकसान तो होता रहेगा, लेकिन चलो वो कुछ तो सीख लेगा। जितना कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है
उससे कहीं ज्यादा रकम हसन भाई ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके दी है। मैंने ये पैसे अपनी अमानत समझकर रखे हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी आपको लुटा देता हूं। कामिल की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो चीख चीख कर रोते हुए बाप और भाई के गले लग गया। उसे एहसास हुआ कि अगर ये दोनों ना होते तो वो आज कहीं रहता। निदामत से लबरेज लहजे में उसने हसन से कहा, भाई, मैं आपके साथ काम करूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। मैं वाकई नासमझ था, मुझे आप और अब्बा जान पर भरोसा करना चाहिए था। हसन ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और यूं दोनों भाई एक होकर कारोबार में जुट गए, जबकि बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना था। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में बाप और भाई का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये रिश्ते बेमिसाल होते हैं, मगर अफसोस कि आजकल कुछ लोग चंद पैसों के लिए इन कीमती रिश्तों को तोड़ देते हैं, जिसका अंजाम बाद में बहुत भारी पड़ता है। याद रखें, किसी भी काम में, चाहे वो अपना हो या किसी और का, ईमानदारी, खुश अखलाकी और नेक नीति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा, ईमानदारी, माँ बाप की दुआओं और गरीबों की मदद से मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे